करेंगे दिल्ली असेंबली का। आज बजट पेश किया जा रहा है। पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्अवलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कि 100 साल का, जब आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थी अंग्रेज दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है, किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं, ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में, जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई 1941 से 1951 के बीच में, और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान, जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली को आके अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी, उस वक्त यहाँ की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है, इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहां पे रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं और उस वक्त की केंद्र सरकार के लिए शायद ये संभव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के आंकड़े इकट्ठा करें, क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है।
लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है, जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993-94 से दिल्ली की एसजीडीपी उसके आंकड़े हैं, 1993-94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रुपए थी, लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993-94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,976 रुपए थी, 18,967 रुपए थी स्थिर मूल्यों पर, जो 19-20 में 2,74,671 पहुंच चुकी है। 93-94 में 18,967 से आज हम 2,74,671 की पर कैपिटा इनकम पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली जो है इस पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्यों पर देश में नंबर 2 पे है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली का पर कैपिटा इनकम। 2020-21 के दौरान दिल्ली की एसजीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92% और स्थिर मूल्यों पर 5.68% की कमी देखी गई। कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए, ये उसका असर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों को के जीवन स्तर को, उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने इस सदन के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं और इस पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे हुए नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। इसको संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी। ये एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन मुश्किल लक्ष्य ही से तो इस विधानसभा ने बहुत काम किए पिछले 7 साल में, ये भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में जिस तरह केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह पानी के 0 बिल आए हैं, बिजली के महंगे बिल की जगह 75% आबादी के बिजली के बिल 0 आए हैं, बच्चों की महंगी एजुकेशन की जगह सरकारी स्कूलों में 0 खर्च पर शानदार एजुकेशन मिल रही है और खासतौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा 0 हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले साल जो अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं 2020-21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट सदन के समक्ष रखता हूं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तावित है, जबकि बी में हमने इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59,000 करोड़ रुपए का आरई पिछले साल में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 टाइम्स अधिक है, परसेंट अधिक है, और 59,000 रुपए के आरई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत हैं। आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16,930 करोड़ रुपए से घट के 12,785 करोड़ रुपए आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो कैपिटल वर्क्स में धीमापन आया, कई महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है। इसी तरह आरई में एस्टेब्लिशमेंट अदर एक्सपेंडिचर के तहत इस साल बी में 35,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना संबंधी व्यय। रिवाइज एस्टीमेट में 2020-21 में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बी में इसके लिए 25,900 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। महोदय, एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके जरिए हमने अपने बकाया ऋण को मार्च 2020 तक 31,135 करोड़ रुपए रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014-15 में 5.90 से घटकर वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 3.74% हो गया है, 3.74% हो गया है। 2020-21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार
दिल्ली का लोन जीएसडीपी रेशो देश के बाकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है, सबसे ज्यादा। और ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़े हैं वो भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूं। वर्ष 2021 के दौरान आरई में 891 करोड़ 87,40,000 रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014-15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं।